नमस्कार साथियों। आज का जो प्रश्न है वो है कि जर्मनी के एकीकरण पर एक निबंध लिखें। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको सारे क्वेश्चन वीवीआई है जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जर्मनी के एकीकरण पर एक निबंध लिखें। तो सबसे पहले आपको परिचय देना है कि आखिर जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से हुआ था। 19वीं सदी के मध्य तक जो है जर्मनी कई छोटे राज्यों में बटा हुआ था। यानी 19वीं सदी के मध्य का मतलब है 1850 तक। 1850 तक जो है जो जर्मनी था ना छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। नेपोलियन का जब हार हो जाता है उसके बाद 1815 में जो वियना कांग्रेस थी, वियना कांग्रेस क्या था तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। उन्होंने इन राज्यों को एक कमजोर संघ बनाया जिसकी अध्यक्षता जो है ऑस्ट्रिया करता था। तो ऑस्ट्रिया में जो मेटरनिक था ना वो चाहता था कि राजतंत्र व्यवस्था पूरे यूरोप में कायम रहे। इसीलिए जो है जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होने वाली होती थी उन राष्ट्रों को यह कमजोर करने का प्रयास करता था। इसका मुख्य मकसद क्या था, जर्मनी में जो है राष्ट्रीयता की जो भावना फैल रही थी उनको रोका जाए। हालांकि पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर जो है चल चुकी थी, फैल चुकी थी, जिसके कारण जर्मनी में भी जो है एकीकरण का मांग उठने लगा कि जर्मनी को एकीकृत किया जाना चाहिए, जर्मनी को एक अलग राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। परंतु यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चली। लेकिन जब 1862 में बिस्मार्क जो है परसा यानी कि जो जर्मनी आप देख रहे हो उसका जो है सबसे शक्तिशाली राज्य का प्रधानमंत्री बन जाता है। जब वो जो है परसा का प्रधानमंत्री कौन बना, बिस्मार्क बना, तो उन्होंने जर्मनी के एकीकरण को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। दिन रात उन्होंने काम किया कि जर्मनी का जो एकीकरण होनी चाहिए और इस प्रकार से जर्मनी का जो एकीकरण था बहुत तेज गति में आगे बढ़ने लगी। इस तरह से जो बिस्मार्क था उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए किस नीति को अपनाया था तो रक्त एवं लौह के नीति को अपनाया था और इस प्रकार से इन्होंने जर्मनी को एकजुट किया, जर्मनी का एकीकरण किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाना है जर्मनी का एकीकरण, क्योंकि आपको जो है प्रश्न पूछा ही गया है कि जर्मनी का एकीकरण पर निबंध लिखें। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय जो है मुख्य रूप से किसे दिया जाता है तो बिस्मार्क को दिया जाता है। और यह कौन था तो यह जो है जो परसा था यानी पारसिया था उनके प्रधानमंत्री बने थे और इन्होंने जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई थी यानी ब्लड एंड आयरन की नीति। इसका मतलब है कि अगर हमें खून भी बहाना पड़े तो हम खून बहाएंगे, लेकिन जो है जर्मनी को एक मजबूत राष्ट्र बनाकर ही छोड़ेंगे। इस तरह से इन्होंने कुशल कूटनीति और अपने सैन्य सुधारों के माध्यम से जर्मनी के विभिन्न राज्यों को जो एकजुट करता है और जर्मनी को जो है एकीकरण करने का प्रयास करता है। तो हम लोग जर्मनी के एकीकरण को कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं साथियों। पहला जो है वो है बिस्मार्क की नीति। बिस्मार्क एक मजबूत और केंद्रीकृत जो है शासन व्यवस्था का समर्थक था, यानी कि बिस्मार्क चाहता था कि एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जहां पर जो है पूरे अलग अलग राज्यों का जो है शासन व्यवस्था चलाया जाना चाहिए। जिस प्रकार से आप देख रहे हो ना हमारा जो भारत है एक सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट होती है और वहां से पूरे जो है अलग अलग राज्यों पर नियंत्रण रखा जाता है, उस प्रकार से बिस्मार्क भी चाहता था कि एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। उनका मानना था कि संविधान केवल कागज का टुकड़ा है और शक्ति के बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। यानी जो हमारे लौह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने भी जो है लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। उन्होंने जो है कहा था कि अगर जो है जैसे भी हो हमें जो छोटे छोटे राज्य है उनको एकीकृत करना है, उनको भारतीय संघ में मिलाना है। उसी प्रकार से बिस्मार्क ने जो है ये कहा कि संविधान मात्र एक जो है कागज का टुकड़ा है, शक्ति के बिना जो है जर्मनी का एकीकरण हो ही नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने रक्त और लौह की नीति को अपनाया, ब्लड एंड आयरन की नीति को अपनाया, जिसका अर्थ था कि जर्मनी का एकीकरण केवल युद्ध और सैन्य शक्ति से ही हो सकता है। यानी जर्मनी का एकीकरण कैसे हो सकता है, या तो युद्ध से हो सकता है या तो जो है सैन्य शक्ति का प्रयोग करके हो सकता है, आसानी से नहीं हो सकता है। तो यही बेसिकली इनका जो है ब्लड एंड आयरन की नीति थी। दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन इन्होंने किस प्रकार से जुटाया। बिस्मार्क के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे भी बढ़कर था सही समय पर सही देशों से दोस्ती करना। बिस्मार्क की नीति रही थी कि जिन देशों से उनका दुश्मनी था उन देशों से उन्होंने मित्रता का संबंध स्थापित किया ताकि जरूरत लगने पर उनसे सहायता मांगी जा सके। और इस प्रकार से इन्होंने जब सही समय था उस समय जो है इन्होंने अलग अलग देशों से दोस्ती किया। बिस्मार्क ने जो है रूस और इटली से भी दोस्ती किया और फ्रांस के सम्राट जो था उस समय नेपोलियन तृतीय, उनसे भी जो है इन्होंने दोस्ती कर लिया और उन्हें अपनी तरफ मिला लिया। आप जो नेपोलियन बोनापार्ट देख रहे हो ना फ्रांस का, उसका ही वंशज था, उनका भतीजा था कौन, नेपोलियन तृतीय। तो नेपोलियन तृतीय ने जो है किसका साथ दिया, बिस्मार्क का साथ दिया।
उसने अपने मित्र राष्ट्रों से कहा, जब हम परसा युद्ध करेंगे, यानी जर्मनी की ओर से युद्ध करेंगे किसके खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ, तो आप लोग जो है उसकी मदद मत करना, इतना ही उनसे कहा गया। तीसरा पॉइंट है डेनमार्क से युद्ध जो 1864 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी की एकीकरण की शुरुआत जो है स्लेस्विग और जो है होल्स्टीन नामक दो प्रदेशों पर नियंत्रण को लेकर होता है, और इस प्रकार से डेनमार्क का युद्ध होता है। ये प्रदेश जो है जर्मनी और डेनिश लोगों के बीच विवादित था। इन लोगों का कहना था जो स्लेस्विग है वो हमारा है, होल्स्टीन जो है वो हमारा है। डेनिश चाहता था कि ये जो क्षेत्र हमको मिले, जबकि जो है जो बिस्मार्क थे वह चाहता था कि जो है ये जर्मनी का क्षेत्र के रूप में स्थापित हो जाए। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर जो है डेनमार्क पर हमला कर दिया। यहाँ पर जो है जो जर्मनी था, जर्मनी के जो शासक थे बिस्मार्क, इन्होंने जो है डेनमार्क पर हमला कर दिया। किसके साथ मिलकर, ऑस्ट्रिया के वहाँ के जो राजा थे उनके साथ मिलकर, और इन प्रदेशों को जीत लिया। ठीक है ना। इससे पर्सा की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन इन प्रदेशों को लेकर ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच फिर से विवाद हो गया। यानी कि पहले जो है ऑस्ट्रिया के साथ मिला और डेनमार्क पर हमला कर दिया। जब डेनमार्क के प्रदेशों को जो है जीत लिया गया, किसके द्वारा, पर्सा के द्वारा, जर्मनी के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में जो ऑस्ट्रिया था वो काफ़ी क्रोधित हुआ कि भैया जो हमने क्षेत्र को जीता है उस पर आपने केवल कब्जा कर रखा है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया को लगता था कि जब जो है पर्सा ने डेनमार्क को जीत लिया तो उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मेरी शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। इसीलिए जो है यहाँ पर ऑस्ट्रिया और फिर से जो है जो पर्सा था उनके बीच विवाद पैदा हो गया। अब दोनों चाहता था कि जो ये डेनमार्क का क्षेत्र है हमारा होना चाहिए। फिर जो है ऑस्ट्रिया का युद्ध होता है 1866 में। डेनमार्क से प्रदेश हासिल करने के बाद बिस्मार्क का अलग लक्ष्य ऑस्ट्रिया को कमजोर करना था, जो जर्मनी के एकीकरण में एक बड़ी बाधा थी। यानी कि डेनमार्क से जो है प्रदेश हासिल करने के बाद बिस्मार्क का एक लक्ष्य क्या था, ऑस्ट्रिया को कमजोर करना, क्योंकि अगर ऑस्ट्रिया ज़्यादा शक्तिशाली होगा तो कभी भी जो है जर्मनी के खिलाफ युद्ध कर देगा और जर्मनी के कहीं ना कहीं शक्ति को कमज़ोर कर देगा। इसीलिए जो है जर्मनी चाहता था कि ऑस्ट्रिया की जो शक्ति है उसको कम किया जाए। उसने रूस, फ्रांस और इटली के जो है तटस्थ रहने की वादा किया। जो बिस्मार्क था उन्होंने रूस से कहा, फ्रांस से कहा और इटली से कहा कि हम जो है आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और आप भी जो है हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मत करना। इसके बाद स्लेस्विग और जो होल्स्टीन का मुद्दा था उस पर जो है ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होता है, और जब युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में कौन सा युद्ध होता है, सेडोवा का युद्ध होता है। तो सेडोवा का युद्ध आपको याद रखना है किन के बीच हुआ था, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था, जर्मनी के बीच हुआ था। तो सेडोवा का युद्ध में जो ऑस्ट्रिया है उनकी हार हो जाती है, जिससे पर्सा को उत्तरी जर्मनी में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिलता है। इस प्रकार से जब जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होता है तो यहाँ पर जो उत्तरी जर्मनी है उनकी स्थिति मजबूत हो जाती है, क्योंकि जर्मनी के क्षेत्रों में इसको मिला लिया जाता है उत्तरी जर्मनी को, और यहाँ पर ऑस्ट्रिया की बहुत बड़ी हार होती है। अब जो है जर्मनी की स्थिति मजबूत हो जाती है। पांचवा पॉइंट है उत्तरी जर्मनी परिसंघ का निर्माण। ऑस्ट्रिया को हराने के बाद जो है बिस्मार्क ने 21 उत्तरी जर्मन राज्यों को मिलाकर, यानी कि 21 राज्यों को मिलाकर उत्तरी जर्मन परिसंघ को बनाया, जिसका नेतृत्व किसने किया, पर्सा ने किया। यह एकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था, लेकिन दक्षिण जर्मन राज्य अभी भी अलग थे और उन पर जो है फ्रांस का प्रभाव था। यानी कि बिस्मार्क ने उत्तरी जर्मनी के लगभग 21 राज्यों को मिलाया और उत्तरी जर्मन परिसंघ का निर्माण किया। इसका नेतृत्व किसने किया, तो पर्सा ने किया। यह एकीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था, एक निर्णायक कदम माना जाता है। लेकिन दक्षिण जर्मन जो था अभी भी जो है जर्मनी के भाग नहीं थे, वो जर्मन से अलग था और यहाँ पर जो है फ्रांस का ज़्यादा प्रभाव था। अब जो अगला युद्ध होगा फ्रांस और पर्सा के बीच होने वाला है। और छठा पॉइंट है फ्रांस पर्सा युद्ध 1870-71। दक्षिण जर्मन राज्यों को शामिल करने के लिए फ्रांस से युद्ध आवश्यक था। स्पेन के सिंहासन के मुद्दे पर बिस्मार्क ने जो ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिससे फ्रांस और पर्सा के बीच तनाव बढ़ गया। यानी कि दक्षिण जर्मन राज्यों को अब जो है जर्मनी में शामिल करने के लिए फ्रांस से युद्ध करना आवश्यक था, क्योंकि फ्रांस जो है उन क्षेत्रों पर कब्जा करके रखा था, उन पर नियंत्रण करके रखा था। इसलिए स्पेन के जो राजा थे उनको लेकर दोनों में विवाद पैदा हुआ और इस तरह से स्थिति बन गई कि अंततः जो है फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हो गया। अंततः फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसमें फ्रांस की हार होती है और इस जीत ने दक्षिण जर्मन राज्यों को
पर्सा के नेतृत्व में एकजुट होने के लिए प्रेरित किया और 1871 में जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई। इस प्रकार से जब जो है फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध होता है तो यहाँ पर फ्रांस की जो है पराजित हो जाती है और पर्सा विजयी होता है, और इस विजय के कारण जो दक्षिणी जर्मन था उन राज्यों को भी जो है जर्मनी में मिला लिया जाता है, और इस प्रकार से 1871 तक जो है जर्मन साम्राज्य की स्थापना होती है, यानी जर्मनी राष्ट्र का एकीकरण होता है। और अंत में साथियों आपको निष्कर्ष देना है कि इस प्रकार से बिस्मार्क की जो कूटनीति था, जो सैन्य शक्ति था, जो दूरदर्शी सोच था, उन्होंने जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से बिस्मार्क की जो रक्त एवं लौह की नीति था साथियों वो सफल रहा। और अंत में आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका हिस्ट्री मेजर 9 था वो कंप्लीट हो चुका है। जितने भी VVI क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया था सारा क्वेश्चंस करवा चुका हूँ मैं आपको। आपने अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ पर हमने सारे जो है वीडियो का लिंक दे रखा है। आप अगर प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर सारा वीडियो आपको आ जाएगा। तो जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हो ना, हमने 8 के 8 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। इस प्रकार से साथियों आपका जो हिस्ट्री मेजर पेपर 9 था वो कंप्लीट होता है। अब जो है बहुत जल्द हिस्ट्री मेजर पेपर 10 के सारे VVI क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी है, एग्जाम से पहले सारा क्वेश्चंस करवा दिया जाएगा। और हिस्ट्री मेजर पेपर 10 का भी बहुत सारा क्वेश्चंस पहले से करवा रखा है, तो जो क्वेश्चंस हमने नहीं करवाया उसको करवा दूंगा, और जो पहले से करवाया है आप उसको एक बार देख लोगे। तो इसका प्लेलिस्ट आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।